Hi everyone, this is me Irfan Hussain and you are watching the YouTube channel Nursing with Ismail Tutorial. गाइस आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जेनेरिक BSN सेमेस्टर 1 रोल ऑफ नर्सिंग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की यूनिट नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप हजरात से गुजारिश है कि वीडियो लेक्चर को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरा लेक्चर समझ में आ जाए। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। रोल फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के सेकेंड यूनिट है रोल ऑफ द नर्स इन एनी हेल्थ केयर सेटअप में या फैमिली मेम्बर्स में या आपकी कम्युनिटी में या कंट्री लेवल पर या वर्ल्ड लेवल पर एक नर्स का क्या क्या वो रोल प्ले कर सकते हैं। तो इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स है जिसको आपने कवर करना है। सबसे पहले आपने प्रोफेशनल को आपने डिफ़ाइन करना है। उसके बाद एक प्रोफेशन की क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती है, रोल ऑफ द नर्स प्रोफेशनल नर्स और कैरियर रोल्स क्या क्या हो सकते हैं। एज ए कम्युनिकेटर वो क्या प्ले कर सकते हैं, रोल प्ले कर सकते हैं, और वो टीचर क्या रोल प्ले कर सकते हैं, और एज ए काउंसलर वो कम्युनिटी में क्या रोल प्ले कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ कैरियर रोल्स में उसकी बहुत सारी रोल्स आते हैं। एज ए कम्युनिकेटर भी आते हैं, एज ए काउंसलर आते हैं, और एज ए एजुकेटर, केयर गिवर, सारी चीज़ें आते हैं। तो चलते हैं हम सबसे पहले प्रोफेशन को हम डिफ़ाइन करते हैं। प्रोफेशन क्या चीज़ है? प्रोफेशन एक ऐसा पेशा है जिसमें आपको उस पेशे के साथ इंगेज होने के लिए स्पेसिफ़िक आपको एक्सटेंसिव एजुकेशन की ज़रूरत होती है, आपको स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है, और आपको स्पेशल स्किल और प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। उसके बाद आप इन सारी चीज़ों को जब कवर करेंगे तो आप एक फील्ड के साथ जब जुड़ जाएंगे, एक इंगेज हो जाएंगे, क्वालिफाइड हो जाएंगे, तो उस फील्ड को आप क्या बोलोगे? प्रोफेशन बोलते हैं। Occupation whose core element is work based upon the mastery of a complex body of knowledge and skill. प्रोफेशन एक ऐसा पेशा है जिसके सारे जो काम होते हैं वो किसी प्रोफेशनल बंदे की या उसकी अपनी नॉलेज और स्किल की बेस पर वो वर्क करता है। अब हम बात करते हैं जी प्रोफेशनल क्या चीज़ होती है। प्रोफेशनल वो बंदा होता है जो किसी भी स्पेसिफिक प्रोफेशन के साथ या स्पेसिफिक किसी फील्ड के साथ जब उसकी प्रॉपर नॉलेज और स्किल प्रिपरेशन वगैरह एजुकेशन वगैरह सब चीज़ें उसके साथ फुलफ़िल करते हैं, और उस प्रोफेशन के साथ जब वो इंगेज होता है वो कोई भी बंदा, तो उस बंदे को क्या बोलते हैं? आप प्रोफेशनल बोलते हैं। फ़र्ज़ करें आप अपनी नर्सिंग प्रोफेशन की अगर बात करें तो नर्सिंग एक ऐसी प्रोफेशन है जिसमें आपको स्पेसिफिक नॉलेज वगैरह की ज़रूरत होती है। स्पेसिफिक नॉलेज वगैरह की आपको स्पेसिफिक नॉलेज, स्किल और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। जब आप उस नर्सिंग प्रोफेशन के साथ जब इंगेज होते हैं तो आपको क्या कहलाएंगे? आपको एक प्रोफेशनल नर्स कहलाएंगे। तो हर प्रोफेशन के साथ जब कोई भी बंदा उसके साथ जुड़ जाते हैं, उसके साथ क्वालिफाइड होते हैं, उसके साथ इंगेज होते हैं, तो उस बंदे को आप क्या बोलोगे? आप प्रोफेशनल बोलोगे। तो नर्सेस आर नॉट जस्ट एट बेड साइड एनी मोर रिकॉर्डिंग वाइटल साइंस। नर्सेस का काम सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल साइड पर या बेड साइड पर या किसी हॉस्पिटल सेटिंग में सिर्फ और सिर्फ पेशेंट की केयर करना, उसकी बेड साइड की हद तक उनकी जो वाइटल साइंस होते हैं उसको रिकॉर्ड करना और उनको मेडिसिन वगैरह देना, सिर्फ इस हद तक नहीं होती, बल्कि वो अपनी कम्युनिटी में या वर्ल्ड लेवल पर वो अपनी वैल्यूज़ को बहुत आगे लेके जा सकते हैं उसी फील्ड के अंदर, और वो ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक ऑन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्राइटेरिया ऑफ अ प्रोफेशन। किसी भी प्रोफेशन की कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उसको फुलफ़िल करने के बाद ही आप उस प्रोफेशन के साथ इंगेज होते हैं। तो जो भी प्रोफेशन हो, फ़र्ज़ करें आपकी नर्सिंग प्रोफेशन हो या दूसरे प्रोफेशन हो, उनके साथ आप इंगेज होने के लिए आपको स्पेसिफ़िक उनकी जो क्राइटेरिया होते हैं उसको फुलफ़िल करना होता है। तो इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोलॉन्ग स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एंड, और इनके क्या होते हैं? आपको लॉन्ग लास्टिंग यानी कि लंबे अरसे तक और स्पेशलाइज्ड आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। जब आप लॉन्ग लास्टिंग और लंबे अरसे तक जब आप स्पेशलाइज्ड आप किसी भी उस प्रोफेशन के साथ जब ट्रेनिंग लेते हैं तो आप उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं। तो ऑन ओरिएंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल टुवर्ड्स सर्विसेज आइदर टू अ कम्युनिटी और टू एन ऑर्गेनाइजेशन। आप एक प्रोफेशनल बंदे को
किसी भी प्रोफेशन के साथ जब इंगेज होने के लिए क्या चाहिए उसको, उसके लिए सारी उनकी जो प्रोफेशन के जितने भी सर्विसेज होते हैं या कम्युनिटी होते हैं या उनकी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके साथ आपको फुली ओरिएंट होना पड़ता है। आपको प्रॉपरली इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। यूनिक बॉडी ऑफ नॉलेज टू नर्सिंग, अगर आप नर्सिंग प्रोफेशन की बात करें तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको यूनिक बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए। नॉलेज आपको जब तक आप उस प्रोफेशन के साथ आपकी नॉलेज ना हो, आपको पता ना हो, तो आप उस प्रोफेशन के साथ आप इंगेज नहीं हो सकते। ऑनगोइंग रिसर्च, उस फील्ड के अंदर आप बैठकर रहकर आप अपनी रिसर्च को आप आगे लेके जा सकें, तो ये भी प्रोफेशन की एक क्राइटेरिया होती है। कोड ऑफ एथिक्स तो हर प्रोफेशन का क्राइटेरिया होता है। जब तक आपके पास कोड ऑफ एथिक्स ना हो, यानी कि अखलाकियात जो मैनर ना हो, उस वक्त तक आप किसी भी प्रोफेशन के साथ आप इंगेज नहीं हो सकते। अगर इंगेज हो भी गया तो आप अपनी वैल्यूज़ को उस प्रोफेशन के अंदर आगे लेके नहीं जा सकते। आपकी क्लाइंट आपको लाइक नहीं करेंगे। आपकी जितने भी जो क्लाइंट्स होते हैं वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, पेशेंट आपसे सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो ये कोड ऑफ एथिक्स हर प्रोफेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है। तो ये होना बहुत लाजमी होता है। ऑटोनॉमी मैंने पहले भी बताया था आपको, हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग में ये एक इंडिपेंडेंसी को शो कर रहा होता है। फ़र्ज़ करें आप एक नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर है, तो आपके अंदर आपके पास खुद एक नॉलेज होती है, स्पेसिफ़िक नॉलेज होती है, आपके पास स्पेसिफ़िक स्किल होती है। उस स्किल को उस प्रोफेशन के अंदर बैठकर आप आगे लेके जा सकें। आप किसी पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको खुद इन चीज़ों को आगे लेके जा सके, यानी कि आपको कोई भी आपको मतलब रोक नहीं सकते। ये चीज़ें आप खुद आगे लेके जा सके अपनी स्किल को लेकर। आप जितने भी आपके पास स्किल और नॉलेज होती है उसको आप खुद कहीं पर भी अप्लाई कर सकता हो। आपको किसी भी बंदे की मतलब नीड नहीं पड़नी चाहिए। आप खुद चीज़ों को लेके आगे लीड लीड करके आगे लेके जा सकें, और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बहुत ही मस्ट होता है। अभी जो आप BSN जो कर रहे हैं, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, ये आज के दौर में एक बहुत ही रिकमेंडेड लेवल ऑफ एजुकेशन बन चुकी है, जिसका जो 4 ईयर आपका डिग्री प्रोग्राम होता है, जिसमें 4 साल आपकी एजुकेशन पर फोकस करता है। उसके बाद आपका 1 ईयर आपका इंटर्नशिप होती है, जिसमें आपकी पूरी स्किल पर आपका फोकस होता है। तो ये एक वर्ल्ड लेवल पर एक बहुत ही डिमांडेड जो डिग्री बन चुकी है। तो ये अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ही रिकमेंडेड लेवल ऑफ एजुकेशन बन चुकी है। जब आप बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग जब आप कंप्लीट करेंगे, तो एज अ रजिस्टर्ड नर्स आप किसी भी कंट्री में, आप किसी भी सेटअप में आप एज अ रजिस्टर्ड जो नर्स होती है उसके तौर पर आप काम कर सकते हो, और इसकी बहुत बड़ी डिमांड होती है। करेक्टरिस्टिक ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, अगर आप नर्सिंग प्रोफेशन की कुछ करेक्टरिस्टिक को अगर आप देखना चाहें, तो ये हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग में भी आया था। ये बार बार आने का मतलब ये है कि आपको अभी से चीज़ों के बारे में रिमेंबर करते जा रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बुनियादी चीज़ें होती, बेसिक चीज़ें होती, इनको आपने याद रखना होता है। जब तक आपको नर्सिंग प्रोफेशन से जो रिलेटेड जितने भी टर्म्स है, टर्मिनोलॉजीज़ है, उनकी करैक्टरिस्टिक वगैरह और हिस्ट्री के बारे में आपको पता ना हो, आप आगे जाके इन चीज़ों के बारे में अगर नर्सिंग से रिलेटेड अगर आपका इंटरव्यू वगैरह हो, वाइवा हो, तो आप यहाँ इन चीज़ों में आप प्रॉब्लम हो सकते हैं आपको। तो ये करैक्टरिस्टिक ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन ये बार-बार आ रहे हैं, तो आपने इसको सही से इसको रिमेंबर करना है। एक नर्सिंग प्रोफेशन की क्या-क्या करैक्टरिस्टिक होनी चाहिए? वेल डिफ़ाइन और वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज की ज़रूरत होती है, ये आपके अंदर होनी भी चाहिए। जब तक आपके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल बॉडी ऑफ नॉलेज अगर ना हो, तो आप नर्सिंग प्रोफेशन के साथ नहीं जुड़ सकते, आप इंगेज नहीं हो सकते। Constantly enlarged body of knowledge improves techniques used in scientifically based। टाइम के साथ साथ आपकी नॉलेज और आपकी टेक्निक्स और आपकी प्रोसीजर, जितने भी आपकी एजुकेशन होती है, वो टाइम के साथ साथ वो कॉन्स्टेंटली वो इनलार्ज होती जाती है, यानी कि उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आती जाती है। आपको पहले कुछ भी नहीं पता था, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में आया तो आपकी एजुकेशन नर्सिंग से रिलेटेड कुछ एजुकेशन आपके अंदर नॉलेज आना स्टार्ट हो गया।
उसके बाद आपकी टेक्निक्स वगैरह, आपकी स्किल वगैरह उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो गई। इसी तरह जो है आप सेकंड सेमेस्टर में, आप थर्ड सेमेस्टर में जब आगे जाते हैं तो आपकी कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली उन नॉलेज के अंदर, उस स्किल के अंदर इम्प्रूवमेंट आती जाती है। ये एक नर्सिंग प्रोफेशन की क्या है, करेक्टरिस्टिक है। इंटरेस्ट एजुकेशन ऑफ प्रैक्टिशनर्स, जितने भी जो नर्सिंग प्रैक्टिशनर्स होती है उनकी एजुकेशन के अंदर क्या होनी चाहिए, इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, इंक्रीज़ होना चाहिए, एजुकेशन उनका इंक्रीज़ होना चाहिए। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन में जो अप्लाई नॉलेज इनटू प्रैक्टिस, जितने भी आपके पास थ्योरेटिकल फॉर्म में आपके पास नॉलेज है, आपके पास एजुकेशन है, उसको आपने स्किल की फॉर्म में आपने प्रैक्टिकली उनको अप्लाई करना है। ये नर्सिंग प्रोफेशन की एक करेक्टरिस्टिक होती है। फंक्शन ऑटोनोमसली, ये मैंने पहले भी बताया, ऑटोनोमसली आपने काम करना है, मतलब किसी पर डिपेंडेंट हो के कोई आपको, मतलब आप खुद अपनी चीज़ों को आगे लीड करके लेके जा सके। आपकी अपनी जितने भी आपकी स्किल होती है, आपकी नॉलेज होती है, वो खुद आप उसको लेके जा सके, कहीं पर अप्लाई कर सकते हो आपकी नॉलेज को, अपनी अपनी स्किल को वो आगे लेके जा सके आप खुद। वांटेड एज चूजन ऑक्यूपेशन एज लाइफ वर्क, जो एक नर्सिंग प्रोफेशन की करेक्टरिस्टिक है, आपने खुद उस चीज़ को चॉइस किया और खुद एज ए वॉलंटियरली आपने अपनी ऑक्यूपेशन को चूज़ किया हो, किसी की फोर्स पर आपने इस फील्ड को चूज़ नहीं किया हो, बल्कि आपने खुद फ्री हो के, आप खुद एज ए वॉलंटियरली आपने इस फील्ड को चूज़ किया हो और आपने अपनी इस फील्ड को लाइफ वर्क कंसीडर किया हो, यानी कि लाइफ टाइम के लिए आपने इसी फील्ड के अंदर रह के काम करना है। ऐसी बात नहीं कि आपने कुछ टाइम के लिए अपने नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर आया, कुछ काम किया, कुछ एजुकेशन आपने हासिल किया, उसके बाद आपने छोड़ दिया। ये नर्सिंग प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है। Provides freedom of action and opportunity for a continuous professional growth and economic growth. नर्सिंग प्रोफेशन की करैक्टरिस्टिक ये भी है कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्शन प्रोवाइड करते हैं। जो भी आपके पास स्किल एजुकेशन है, उसको कहीं पर अप्लाई करने के लिए वो फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आज़ादी देते हैं। आप कहीं पर अपनी स्किल को, अपनी एजुकेशन को कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं और आपकी जितने आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के अंदर डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी देते हैं। फ़र्ज़ करें आप फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं, इसके बाद आप क्लिनिकल साइड पर जाते हैं, तो आपको एक अपनी प्रोफेशनल के अंदर ग्रोथ लाने के लिए वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं और इकोनॉमिकली ग्रोथ तो नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर होती ही है। अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट के कुछ स्टेप्स होते हैं। आप अपनी प्रोफेशनल के अंदर डेवलपमेंट के लिए, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। एकदम से आप चीज़ें आप अपनी प्रोफेशन के अंदर आप पीक लेवल तक, मैक्सिमम लेवल तक आप नहीं पहुंच सकते। स्टेप बाय स्टेप आप उन चीज़ों को आगे लेके जाते। सबसे पहले आप रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम बाय कम्युनिटी, जो भी प्रॉब्लम हो कम्युनिटी के अंदर या किसी भी क्लाइंट के साथ या पेशेंट के साथ, सबसे पहले आपने उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, आपने रिकॉग्नाइज़ करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है। और उस वक़्त आपके पास इतना सही से ट्रेन नहीं होते और आप उस प्रॉब्लम के साथ डील करने की कोशिश करते हैं। अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए, अपने प्रोसीजर्स वगैरह यूज़ करते उस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। उसके बाद आप अपनी जो थ्योरेटिकल जो आपके पास नॉलेज आती है, उसको प्रोसीजर के अंदर आप डेवलप करने की कोशिश करते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। और जितने भी आपके मेंबर्स होते हैं, वो आपके साथ मिलकर काम करने की कोशिश करते हैं। स्टेप ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल इंटरेस्ट आपकी बढ़ जाती है। जो आप अपनी प्रोफेशन के अंदर काम करना स्टार्ट कर जाते हैं, आपकी इंटरेस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि आपको चीज़ों के बारे में आपको पता होना शुरू हो जाती है। इसलिए आपकी जो प्रोफेशनल इंटरेस्ट और कॉमन जो इंटरेस्ट होती है, वो खुद ब खुद उसके अंदर जो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है टाइम के साथ साथ। और इसके बाद आपको जब भी आप किसी बंदे को या किसी कम्युनिटी को जब आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, आपको उस सर्विस के जो बदले में आपको पे करना स्टार्ट कर जाते हैं, आपकी पे स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आपकी जो कोड ऑफ एथिक्स और जितने भी आपके पास जो नर्सिंग प्रोसेस होते हैं, वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। आप उस प्रोफेशन के साथ जब इंगेज रहते हैं,
तो ऑनेस्टली जब एंगेज रहते हैं तो आपकी कोड ऑफ एथिक्स के अंदर भी डेवलपमेंट आना शुरू हो जाते हैं। आपकी कोड ऑफ एथिक्स अच्छी तरीके से मतलब उनके अंदर भी इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। आपकी स्टैंडर्ड्स के अंदर भी आपकी नर्सिंग प्रोसेस, आपके जितने भी स्किल्स वगैरह है उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद आपकी कोड्स जितने भी आपकी कोड ऑफ एथिक्स है वो एक प्रॉपर रूल्स और फॉर्मल प्रैक्टिस के अंदर डेवलप हो जाते हैं। जितने भी आपकी कोड्स आपकी स्टैंडर्ड्स है वो प्रॉपर तरीके से एक फॉर्मल प्रैक्टिस के अंदर आ जाते हैं और रूल्स के अंदर वो डेवलप हो जाते हैं। और आपकी जितने भी स्टैंडर्ड्स होती है, जितने भी आपके स्किल्स होते हैं, जितने भी आपकी असेसमेंट की जो एबिलिटी होती है, एक्सपीरियंस वगैरह, उनको आप इन्फोर्स करने की, उनको मज़ीद उनको पॉलिश करने की जो मेथड्स होती है वो आपके अंदर इस्टेब्लिश हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं एम्स ऑफ द नर्सिंग। फ़र्ज़ करें आपने इस नर्सिंग फ़ील्ड को चूज़ किया, तो इसका मकसद क्या है? नर्सिंग का क्या मकसद क्या है? तो द एम ऑफ नर्सिंग इज़ टू मेंटेन एंड प्रमोट वेलनेस, prevent illness, care for or rehabilitate the sick of disabled through the human science of nursing। नर्सिंग का मकसद ये है कि आपने वेलनेस को प्रमोट करना है, आपने वेलनेस को मेंटेन रखना है, हेल्थ को प्रमोट करना है, हेल्थ की मेंटेनेंस रखना है अपनी कम्युनिटी के अंदर। इलनेस को आपने, जितने भी इलनेस हो, डिजीज़ हो, उनको आपने प्रिवेंट करना है। मुख्तलिफ़ टेक्निक्स आपने वहाँ पर यूज़ करते हुए उनको प्रिवेंट करना है। और जितने भी सिक और डिसेबल जो लोग होते हैं उनकी रिहेबिलिटेट करना है, उनको रिहेबिलिटेट करना है। आपने प्रॉपर साइंस ऑफ नर्सिंग, ह्यूमन साइंस ऑफ नर्सिंग को यूज़ करते हो। आपके पास जो नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी नॉलेज होते हैं, अपने मेडिकल जो नॉलेज होते हैं, उनको आपने अप्लाई करते हुए सिक पीपल और डिसेबल पीपल को आपने रिहेबिलिटेट करना है। उनको उनकी हेल्थ को आपने मेंटेन रखना है, प्रिवेंट करना है। जितने भी इलनेस डिजीज़ हो उनको आपने प्रिवेंट करना है और आपने वेलनेस, हेल्थ और उनको प्रमोट और आपने मेंटेन करना है। ये नर्सिंग की एम्स होती है। और रिड्यूस स्ट्रेस करना है। जितने भी स्ट्रेस होते हैं आपकी फैमिली मेम्बर्स में या आपकी कम्युनिटी में या आपकी मतलब क्लाइंट्स के अंदर जो भी स्ट्रेस हो, आपने सबसे पहले उन चीज़ों को डायग्नोस करना है। और उस डायग्नोस को मतलब उस स्ट्रेस को आपने कम करने के लिए जितने भी आपके पास इम्प्लीमेंटेशन होती है, जितने भी टेक्निक्स होती है, उसको आपने यूज़ करते हुए आपने उस स्ट्रेस को आपने उस कम्युनिटी के अंदर या उस क्लाइंट के अंदर से आपने उसको रिड्यूस करना है। ये नर्सिंग का एम्स होता है। प्रोवाइड करना है आपने कंफर्ट टू द क्लाइंट ड्यूरिंग डिजीज़ प्रोसेस। डिजीज़ के दौरान जब भी कोई भी बंदे बीमार होते हैं, उस दौरान आपने उस क्लाइंट को, उस पेशेंट को, उस बंदे को आपने क्या करना है? आपने कंफर्ट ज़ोन आपने प्रोवाइड करना है। अब हम बात करते हैं जी नर्सिंग की जितने भी जो डेफिनेशंस होती है जी, बहुत सारे लोगों ने क्या नर्स ने मुख्तलिफ लोग, तो जिन नर्सिस ने, जिन साइंटिस्ट ने नर्सिंग की डेफिनेशन की है वो हम उसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करते हैं, उसको थोड़ा सा टच करते हैं। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि एक मॉडर्न फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग के नाम से भी पहचाने जाते हैं। ये हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग में भी आया था, तो इसको आपने रिमेंबर करना। वाइवा के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पूछा मतलब बार बार पूछते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन था, वो कहाँ पैदा हुई, उसके नर्सिंग के अंदर, नर्सिंग की डेवलपमेंट में उसका क्या क्या रोल है, तो ये बार बार पूछते, तो इसने आपको सही से इस चीज़ को रिमेंबर करना है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि एक फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग के नाम से फेमस है और इसको लेडी ऑफ लैम्प के नाम से भी जाने जाते हैं। ये 1820 में पैदा हुई थी। 12 मई 1820 को लंदन में पैदा हुई थी, नहीं इटली में पैदा हुई थी। और 23 अगस्त 1910 को वो लंदन में उसकी डेथ हुई थी। ये कैसवर्थ यूनिवर्सिटी में, कैसवर्थ स्कूल ऑफ नर्सिंग में 3 मंथ के लिए उसने ट्रेनिंग हासिल की थी। उसके बाद उसने अपने कुछ मेंबर्स के साथ उसने उस नर्सिंग स्कूल को छोड़ दिया था। क्रीमियन वॉर के जितने भी सोल्जर्स थे, इंजर्ड हो गए थे, उनकी केयर के लिए वो उस तरफ आए थे। जो कि उस वक़्त उसने जितने भी सोल्जर्स वहाँ पर इंजर्ड हुए थे, उनकी प्रॉपर तरीके से उसने केयर स्टार्ट की अपनी मेंबर्स के साथ, टीम मेंबर्स के साथ। और वो रात के टाइम पे जो अपने हाथों में एक लैंप लेकर
उन इंजर्ड सोल्जर्स की विज़िट के लिए वो जाते थे, इसलिए उसको, और वहाँ पर उनको नर्सिंग प्रोवाइड करते थे, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते थे, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, लेडी ऑफ लैम्प के नाम से बहुत ही फेमस है। तो ये नर्सिंग को लेकर किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, वो कहती है कि नर्सिंग एक ऐसी एक्ट होती है जिसमें आप पेशेंट की इन्वायरमेंट को आप ख़ुद यूटिलाइज़ करते हैं इस तरीके से कि उसकी जो रिकवरी के जो टाइम होते हैं उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो ये उसने 1860 में डेफिनेशन उसको मतलब डिस्कवर किया था। तो उसका मकसद ये था कि जब आप किसी पेशेंट की या किसी क्लाइंट की कम्युनिटी की उस इन्वायरमेंट को आप क्लीन रखते हैं या वेल वेंटिलेटेड रखते हैं और स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट रखते हैं, तो उसकी रिकवरी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और इसी का नाम उसने नर्सिंग का नाम दिया। सही। अब हम बात करते हैं जी वर्जाइना हेंडरसन जो कि एक अमेरिकन नर्स थी, जिसमें उसका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट नर्सिंग के अंदर रोल होता है। ये नर्सिंग को लेकर किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, वो कहती है कि यूनिक फंक्शन ऑफ अ नर्स इज़ टू असिस्ट द इंडिविजुअल sick or well in the to assist the individual sick or well in the performance of those activities contributing to health or its recovery or peaceful death। वर्जाइना हेंडरसन कहती है कि नर्सिंग एक ऐसी एक्ट है जिसमें आप इंडिविजुअल की या सिक पीपल की या वेल पीपल की आप हेल्प आउट करते हैं ऐसी परफॉर्मेंस में, उनकी ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर आप हेल्प आउट करते हैं जो कि उनकी हेल्थ और रिकवरी के लिए बहुत ही कंट्रीब्यूट साबित हो, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी रिकवरी टाइम के लिए बहुत ही एसेंशियल अगर प्रूफ हो, तो एक नर्स किसी भी वेल पीपल या सिक पीपल की मदद करते हैं, उससे उसकी क्या होता है, एक्टिविटीज़ के अंदर भी कंट्रीब्यूट हो जाते हैं और उसकी हेल्थ और रिकवरी टाइम में बहुत ही एसेंशियल साबित होते हैं, और पीसफुल डेथ की आप केयर करते हैं। जब भी कोई टर्मिनली इल पेशेंट होते हैं, टर्मिनल एंड पर होते, टर्मिनल स्टेज पर होते कोई भी पेशेंट, तो उस वक्त भी एक नर्स उसकी हेल्प आउट करते हैं, यानी कि उसको पीसफुल डेथ की तरफ लेके जाते हैं। ये एक नर्सिंग की डेफिनेशन वर्जाइना हेंडरसन ने दिया था। कैनेडियन नर्सेस एसोसिएशन ने किस तरह नर्सिंग को डिस्क्राइब किया, वो कहती है कि डिस्क्राइब नर्सिंग प्रैक्टिस ऐसे वो डायनेमिक होती है, यानी कि चेंजेबल होती है, रिवर्सिबल होती है और केयरिंग होती है और हेल्पिंग रिलेशनशिप होती है पेशेंट और नर्स के बीच में, या अपनी कम्युनिटी के अंदर जितने भी लोग होते हैं उनके अंदर हेल्पिंग रिलेशनशिप बनाना होता है, जो कि उसकी ऑप्टिमल हेल्थ को ऑब्टेन करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होता है। ये कैनेडियन नर्सेस एसोसिएशन ने नर्सिंग की डिफिनेशन किया था। तो कुछ थीम्स होते हैं जो कि हर सारे लोगों के पर्सपेक्टिवली जो है ना वो सेम होता है, कॉमन होता है नर्सिंग को लेकर। नर्सिंग इज़ अ केयरिंग, यानी कि केयरिंग होती है, सब मानते हैं कि नर्सिंग एक केयरिंग प्रोफेशन है, ये एक आर्ट प्रोफेशन है और ये एक साइंस भी है और ये क्लाइंट सेंटर भी है। क्लाइंट सेंटर का मतलब है कि इसके अंदर जब आप किसी भी पेशेंट को या क्लाइंट को जब आप नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्लाइंट ख़ुद उस केयर के अंदर, उस केयर में वो भी हेल्प आउट करते हैं, वो भी चीज़ों को शेयर करते हैं, वो भी अपनी प्रॉब्लम को मतलब डिस्कस करते हैं अपनी एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ। इसलिए नर्सिंग को क्या कहा जाता है, क्लाइंट सेंटर कहा जाता है। नर्सिंग हॉलिस्टिक होती है, यानी कि सिर्फ एक चीज़ को लेकर वो प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि नर्सिंग जो है ना ये एक हॉलिस्टिकली होती है, मतलब मेंटली भी देखते हैं, फाइनेंशियली भी देखते हैं, फिजिकली भी देखते हैं, हर चीज़ों को लेकर उसको केयर प्रोवाइड करते हैं, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, हॉलिस्टिक कहा जाता है। नर्सिंग इज़ हॉलिस्टिक, नर्सिंग इज़ अडेप्टिव, यानी कि पेशेंट की नीड के तहत आप उसको केयर प्रोवाइड करते हैं। जो चीज़ उसको नीड नहीं हो, उसको ज़रूरत ना हो, उसको आप वहाँ से विथड्रा कर देते, और जो चीज़ की उसको ज़रूरत हो वो उसको आप प्रोवाइड करते हैं। ये नर्सिंग का एडेप्टिव का मतलब ये है। और नर्सिंग इज़ कंसर्न विद हेल्थ प्रमोशन, नर्सिंग जो है ना हेल्थ प्रमोशन से कंसर्न है, हेल्थ की मेंटेनेंस की से कंसर्न है, और हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए नर्सिस जो है ना वो कोशिश करते हैं।
नर्सिंग इज़ अ हेल्पिंग प्रोफेशन, ये एक हेल्पिंग प्रोफेशन है। आप सब मानते हैं कि ये एक हेल्पिंग प्रोफेशन है। आप क्लाइंट को उसकी केयर करते हैं, उसके जितने भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम होते हैं उसको भी आप देखते हैं, तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, नर्सिंग इज़ अ हेल्पिंग प्रोफेशन। तो अमेरिकन नर्सिस एसोसिएशन ने नर्सिंग की डेफिनेशन किस तरह करते हैं, वो डायरेक्ट, गोल ओरिएंटेड and adaptable to the needs of the individual, of the family and the community during health and illness। वो अमेरिकन नर्सिस एसोसिएशन कहते हैं कि ये नर्सिंग एक ऐसी डायरेक्ट होती है, यानी कि डायरेक्टली आप किसी भी पेशेंट को आप डायरेक्टली केयर प्रोवाइड करते हैं, और ये एक गोल ओरिएंटेड होती है। आपने उस नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते वक्त आपकी एक स्पेसिफिक गोल होती है, उस गोल को आपने अचीव करना होता है। और एडेप्टेबल, मैंने पहले भी बताया था, एडेप्टिव होते हैं, यानी कि जो चीज़ उसको ज़रूरत हो आपने उसको प्रोवाइड करना है, जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो आपने वहाँ से विथड्रा करना है, उसको नहीं देना है। फैमिली को और जितने भी आपकी कम्युनिटी होती है ड्यूरिंग हेल्थ और इलनेस के दौरान, आप जब कोई भी मतलब नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं तो आपको वो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, एडेप्टेबल होनी चाहिए, और वो डायरेक्ट होनी चाहिए। आपके स्पेसिफिक गोल होने चाहिए, उस गोल को आपने अचीव करना होता है उनकी हेल्थ के दौरान और उनकी इलनेस के दौरान, दोनों में। सिर्फ इलनेस के दौरान नहीं, बल्कि पहले भी बताया हमने, वेल पेशेंट के लिए भी आप, वेल पीपल के लिए भी आप नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं। ये उन्होंने 1973 में ये डेफिनेशन दिया था। In 1980, the American Nurses Association changed this definition of nursing to this। उन्होंने 1980 में इस डेफिनेशन को चेंज किया था और कहते हैं कि नर्सिंग एक डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट ऑफ जितने भी एक्चुअल और पोटेंशियली हेल्थ प्रॉब्लम्स होते किसी भी बंदे की, उस हेल्थ पोटेंशियल और एक्चुअल मेंटली और फिज़िकली जितने भी प्रॉब्लम होते हेल्थ की प्रॉब्लम्स होते, उसको सबसे पहले डायग्नोस करना, उसकी असेसमेंट करना, उसके बाद उसको डायग्नोस करना क्लाइंट को सेंटर रखते हुए, उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट के लिए आप जो आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, आप उसको इंटरवेंशन करते हैं उसकी हेल्थ की मेंटेनेंस के लिए। इसका नाम उन्होंने क्या दिया, नर्सिंग दिया। तो द रेसिपिएंट्स ऑफ नर्सिंग की अगर हम बात करें, यानी कि नर्सिंग को कौन कौन यूज़ करता है, कौन उसको उसके रेसिपिएंट्स है, तो रेसिपिएंट्स ऑफ नर्सिंग से मुराद कुछ टाइम को कभी कभार हम उसको कंज्यूमर भी कहते हैं, कुछ टाइम हम उसको पेशेंट्स भी कहते हैं, और उसको आप क्लाइंट्स भी कह सकते हैं। तो कंज्यूमर क्या है, एक ऐसी इंडिविजुअल है या ग्रुप ऑफ पीपल है या कम्युनिटी है जो कि किसी भी आपकी नर्सिंग सर्विस को वो यूज़ कर रहे हैं। आप वो एक नर्स उस एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और दूसरे लोग उसको क्या कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, उसको अचीव कर रहे हैं, उसको मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस बंदे को क्या कहते हैं, या उस लोगों को आप क्या बोलेंगे, कंज्यूमर बोलेंगे। पीपल हु यूज़ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स आर सर्विसेज आर कंज्यूमर ऑफ हेल्थ केयर। जो लोग आपकी हेल्थ केयर जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं या आपकी सर्विस को आप यूज़ करते हैं, और वो जो यूज़ करते हैं उसको आप क्या बोलेंगे, कंज्यूमर्स ऑफ दी हेल्थ केयर। अब पेशेंट क्या चीज़ है, यानी कि मरीज़ क्या चीज़ है, वो एक ऐसा बंदा है जो कि उसको मेडिकल ट्रीटमेंट या नर्सिंग ट्रीटमेंट, नर्सिंग केयर और जितने भी जो केयर होती है उसको ज़रूरत होती है, उस बंदे को क्या बोलेंगे आप, पेशेंट बोलेंगे। द वर्ड पेशेंट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड से निकला है, और इसका मतलब यही है कि सफ़र करना और बियर यानी कि बर्दाश्त करना। जब कोई भी पेशेंट किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट चले जाते हैं, तो उसको उसकी जो प्रोसीजर्स होते हैं वो अपनी फ़िज़िकल जो जितने भी प्रॉब्लम्स होती है वो बर्दाश्त करते हैं, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, नर्सिंग को पेशेंट को बियर के नाम से भी जाने जाते हैं। Traditionally, the person receiving healthcare has been called a patient। ट्रेडिशनली एक ऐसा बंदा जो कि हेल्थ केयर की जो सर्विस है वो उसको रिसीव कर रहे हैं, उस बंदे को आप क्या बोलोगे, पेशेंट बोलोगे।
क्लाइंट क्या चीज़ है? क्लाइंट वो बंदा है जो कि आपकी एडवाइस के साथ किसी भी जो क्वालिफाइड नर्स हो या क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसकी एडवाइसेस से या उसकी सर्विसेज के साथ कोई भी बंदा अब अगर उसके साथ इंगेज हो, उन एडवाइस को मतलब अगर वो यूज़ कर रहे हैं, उसको अचीव कर रहे हैं और जितने भी वो उसकी सर्विसेज होती उसको अगर वो इंगेज है, उसके साथ अगर इंगेज है तो उस बंदे को आप क्या बोलोगे? क्लाइंट बोलोगे। और एडवाइज़र जो है ना उसके पास स्पेसिफिक क्वालिफाइड होती है, यानी कि उसके पास स्पेसिफिक डिग्री होती है और उसने उस चीज़ के अंदर प्रॉपरली उसने खुद रिसर्च होती है उसकी, उसने प्रॉपर डिग्री को उसने कंप्लीट की, उसकी स्पेसिफिक एजुकेशन होती और वो किसी बंदे को जब एडवाइस देते हैं या वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उस सर्विस को, उस एडवाइस को यूज़ करने वाले बंदे को क्या बोलोगे आप? क्लाइंट बोलोगे। और the term client presents the receivers of healthcare as collaborators in the healthcare। वो टर्म एक क्लाइंट जो ना ये अब रिसीवर ऑफ हेल्थ केयर को प्रेजेंट कर रहा होता है, यानी कि हेल्थ केयर की जो रिसीवर है उनको रिसीव करने वाले को क्या कहा जाता है? क्लाइंट कहा जाता है। वो एज कोलैबोरेटर्स के तौर पर भी काम कर सकते। कोई भी जो क्लाइंट होती है वो आपकी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ खुद मिलकर वो अपनी हेल्थ की मेंटेनेंस के लिए वो काम कर रहे होते, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? कोलैबोरेटर्स के तौर पर भी माना जाता है। पीपल हु आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन हेल्थ, जो कि खुद की अपनी हेल्थ की जिम्मेदार होते हैं वो खुद लोग, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? क्लाइंट कहा जाता है। स्कोप ऑफ नर्सिंग की अगर बात करें तो 3 टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स होते हैं। आप अपनी नर्सिंग केयर को कि कहाँ पर आप यूज़ करते हैं, उनको कहाँ पर आप प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें इंडिविजुअल्स आते हैं, फैमिलीज आते हैं और कम्युनिटीज़, यानी कि इंडिविजुअल तौर पर भी आप अपनी नर्सिंग केयर को आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं और फैमिलीज़ के तौर पर आप विज़िट करके, होम विज़िट करके आप नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सकते हैं और कम्युनिटी लेवल पर आप बहुत सारे प्रोग्राम वगैरह हेल्थ केयर जो प्रोग्राम होते हैं अवेयरनेस देते हैं, ये भी आपकी स्कोप में आते हैं। तो नर्सिंग प्रैक्टिस इन्वॉल्व 4 एरियाज। नर्सिंग के जो है ना नर्सिंग प्रैक्टिस के 4 बड़े एरिया होते हैं, यानी कि इनका मकसद क्या होता है? आपने प्रमोट करना है हेल्थ और वेलनेस को और प्रिवेंट करना है जितने भी डिजीज़ इलनेस हो और हेल्थ को रिस्टोर करना है और केयर ऑफ़ द डाइंग, यानी कि जो लोग टर्मिनली इल होते हैं, ये टर्मिनल जो स्टेजेस पर होते हैं जो लोग, तो उनको मज़ीद उनकी मतलब ट्रीटमेंट मतलब उससे मतलब वो बंदा बच नहीं सकता है, एक्सपायरी की तरफ जा रहा है, तो वो जो डाइंग पेशेंट है उसकी भी आपने हेल्प आउट करना है, उसकी भी केयर करना है, उसको ऐसे नहीं छोड़ना है कि यानी कि ये बंदा तो अभी मरने वाला है तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, उसको कोई भी केयर ना दो। ये आपकी प्रैक्टिस का कोई भी एरिया नहीं होता है, बल्कि आपने कोई बंदा मर रहा है और एक्सपायरी की तरफ जा रहे फिर भी उसकी जब तक उसका सांस है, उसकी दिल धड़क रहे हैं, उसकी हार्ट बीट है, उसकी ब्रेन उसकी फंक्शनिंग में काम कर रहे हैं, उस वक्त तक आपने उसकी भी केयर करना है। प्रोमोट करना है आपने हेल्थ और वेलनेस को। वेलनेस क्या चीज़ है? वेलनेस एक ऐसी स्टेट ऑफ वेलबींग है जिसमें आपकी एटीट्यूड्स, आपकी बिहेवियर्स और जितने भी आपकी मेंटली जो कॉग्निटिव जो एबिलिटीज़ होती है वो वेलबींग की तरफ होती है। फाइनेंशियली भी आप बिल्कुल कंफर्ट फील कर रहे होते और फिज़िकली भी और मेंटली भी हर तरीके से आप जब वेल बीइंग फील करते हैं उसको, उस कंडीशन को, उस स्टेट को आप क्या बोलोगे? वेलनेस बोलोगे, जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हांस करता है, आपकी लाइफ टाइम को भी मैक्सिमाइज़ करता है और आपकी पोटेंशियल को भी क्या करता है? आपकी एबिलिटीज़ को वो मैक्सिमाइज़ करता है। आग नर्सेज क्या करते हैं? प्रोमोट वेलनेस इन क्लाइंट्स हु आर बोथ हेल्दी एंड इल। एक नर्सेज जो है ना वो हेल्दी और इल पेशेंट दोनों के लिए वो क्या करते हैं? प्रोमोट वेलनेस को प्रोमोट करते हैं। एक हेल्दी बंदे के अंदर भी और एक इल पेशेंट के अंदर भी आप क्या करते हैं? वेलनेस को प्रोमोट करते हैं। तो नर्सेज क्या करते हैं? हेल्दी और इल दोनों के लिए वो उनके अंदर वेलनेस को प्रमोट करते हैं। एक नर्स जो है ना वो हेल्दी लोगों के अंदर भी और बीमार लोगों के अंदर भी वेलनेस को प्रमोट कर रहा होता है। दिस में इंडिविजुअली और कम्युनिटी एक्टिविटीज़ टू ऑन इन्हांस हेल्दी लाइफस्टाइल्स।
सच एज इम्प्रूविंग, आपने न्यूट्रिशन को उनकी इम्प्रूवमेंट करना है, यानी कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड आपने अवेयरनेस उनको प्रोवाइड करना है। फिज़िकल फिटनेस को आपने उधर जाकर इन्हांस करना है उनकी, उनसे फिज़िकल फिटनेस से रिलेटेड, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड आपने अवेयरनेस उनको प्रोवाइड करना है। जितने भी ड्रग और अल्कोहल होते हैं जो कि मिस यूज़ करते हैं, उनको आपने रोकना होता है, और स्मोकिंग को आपने रिस्ट्रिक्ट करना है। स्मोकिंग जो लोग कर रहे होते हैं उनको आपने अवेयरनेस देते हुए आपने उनको प्रिवेंट करना है। और एक्सीडेंट्स वगैरह और जितने भी इंजरी होती है उसको आपने क्या करना है, आपने रोकना होता है। इन होम में जितने भी घरों में जो एक्सीडेंट्स होते हैं, इंजरी होते हैं, उनको आपने रोकना होता है। और वर्क प्लेस पर जितने भी जो इंजरी होने की जो रिस्क फैक्टर्स होते, उनको आपने उनके अंदर अवेयरनेस प्रोवाइड करते हुए आपने वहाँ पर जाके आपने उनको रोकना होता है, प्रिवेंट करना होता है। इलनेस को आपने किस तरह, द गोल ऑफ इलनेस प्रिवेंट प्रोग्राम्स इज़ टू मेंटेन ऑप्टिमल हेल्थ बाय प्रिवेंटिंग डिजीज़। आपने इलनेस को किस तरह प्रिवेंट करना है, आपने एक अपनी कम्युनिटी लेवल पर आपने एक प्रोग्राम वगैरह आपने वहाँ पर जाके कंडक्ट करना है। इससे उनकी ऑप्टिमल हेल्थ को मेंटेन होते हैं, और उनकी जो जितने भी डिजीज़ होते कम्युनिटी में वो क्या हो जाते हैं, वो प्रिवेंट हो जाते हैं। नर्सिंग एक्टिविटीज़ दैट प्रिवेंट इलनेस इंक्लूड इम्यूनाइजेशन के थ्रू, और प्रीनेटल और इन्फेंट केयर के किस तरह केयर होती है, मतलब बच्चा पैदा होने से पहले, और MCH यानी कि मदर चाइल्ड हेल्थ केयर किस तरह करते हैं। और सेक्सुअली जो ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ होती है उसको आपने किस तरीके से आपने प्रिवेंट करना है, एक प्रोग्राम आपने वहाँ पर अरेंज करना है। इस तरीके से आपने इलनेस को आपने प्रिवेंट करना है। अब हम बात करते जी जो नर्सिंग प्रैक्टिस की जो फोर्थ जो एरिया होता है स्कोप में, इसका मतलब है जी रिस्टोरिंग ऑफ हेल्थ, यानी कि हेल्थ को आप किस तरीके से बूस्टअप करते हैं, आप उसको किस तरीके से रिस्टोर करते हैं। कोई भी बंदा अगर इल हो गया हो तो उसकी हेल्थ दोबारा से आपने किस तरीके से नॉर्मल पोजीशन पर लाते हैं। तो फोकस इज ऑन द इल क्लाइंट्स एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ थ्रू हेल्पिंग द क्लाइंट ड्यूरिंग द रिकवरी पीरियड, यानी कि कोई बंदा अगर इल हो उसकी जो अर्ली डिटेक्शन होती है, डायग्नोस होती है, उसकी आपने हेल्प आउट करना है। उसको ऐसी केयर देना है कि उसकी जल्दी से उसकी अर्ली जो डायग्नोसिस होती है वो जल्दी हो जाए। ये आपका क्या था, ड्यूरिंग उसकी रिकवरी पीरियड में आपने उसकी ऐसी केयर करना है, उसकी ऐसी हेल्प आउट करना है कि उसकी जो अर्ली डिटेक्शन जो है वो जल्दी हो जाए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स को कवर किया। और अगर किसी स्टूडेंट्स को अगर इस आज की लेक्चर के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और हमारी व्हाट्सएप के ज़रिए से भी आप हमसे राबिता कर सकते हैं। तो थैंक यू।